हूती विद्रोही एक ऐसा गुट है जिस पर हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं। हूती विद्रोहियों को समुद्री लुटेरा भी कहा जाता है। इजराइल से जो लोग भी ट्रेड कर रहे हैं, किसी भी कंपनी के जहाज से व्यापार करने वाले हैं, उन पर अटैक किया जाएगा। यहाँ पर हिजबुल्लाह, हमास और हूती अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक नाम जो आपने लगातार सुना होगा वो है हूती विद्रोही। अब ये हूती विद्रोही आखिर कौन है और आखिर आज दोबारा से ये हूती विद्रोहियों के नाम पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? दरअसल हूती विद्रोही एक वो समूह है जो यमन में बहुत ज़्यादा एक्टिव है और यमन में यही माना जाता है कि हूती विद्रोहियों का ही राज चलता है। अब हूती विद्रोहियों पर लगातार इजराइल भी अटैक करता रहा है, अमेरिका भी अटैक करता रहा है और हूती विद्रोही एक ऐसा गुट है जिस पर हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं, जिसने हमेशा जो रेड सी, इसको हम कहते हैं लाल सागर में हमेशा अटैक किए हैं। जो वहाँ पर युद्ध पोत जाते हैं, जितनी भी वहाँ से शिप्स जाती हैं, जितने वहाँ से ट्रेड किया जाता है, उस पर अटैक किया जाता है। वहाँ पर जो भी शिप्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उन्हें लूट लिया जाता है। एक अगर आसान भाषा में समझाऊँ, आम भाषा में कहूँ तो हूती विद्रोहियों को समुद्री लुटेरा भी कहा जाता है। और आज हम इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हूती विद्रोहियों ने एक बात बहुत साफ कर दी है। हूती विद्रोहियों ने कहा है कि इजराइल से जो लोग भी ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग भी इजराइल के साथ किसी भी कंपनी के जहाज से व्यापार करने वाले हैं, उन पर अटैक किया जाएगा। अब हूती विद्रोही ने आखिर ऐसा क्यों कह दिया है? क्योंकि अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल पहले ही कई लड़ाइयाँ लड़ रहा है, चाहे वो ईरान के साथ हो, चाहे वो हिजबुल्लाह के साथ हो, चाहे वो हमास के साथ लड़ना हो, और उसके बाद सीरिया पर एक अटैक करना। तो कहीं ना कहीं जो इजराइल है, इजराइल हर फ्रंट पर कहीं ना कहीं अटैक करता जा रहा है, लगातार ऐसे फ्रंट फुट पर पहुंच चुका है जहां पर उसके लिए अटैक करना उसके सर्वाइवल के लिए अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि हूती विद्रोहियों ने आखिर ऐसी घोषणा क्यों कर दी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चलना होगा ईरान वाले युद्ध में, क्योंकि अगर हम बात करें ईरान के युद्ध की तो ईरान के युद्ध में क्या हुआ है? ईरान हमेशा से खुलकर नहीं लड़ता रहा है। ईरान के साथ अगर हम बात करें तो ईरान हमेशा से प्रॉक्सी युद्ध लड़ता रहा है, जो कि उस पर हमेशा आरोप लगते रहे हैं। ईरान 3 प्रॉक्सीज खड़े कर चुका है पहले ही, जिनको कहा जाता है, पहला हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह के लिए पहले भी कहा जा चुका है और हिजबुल्लाह पे इतने अटैक्स ऑलरेडी किए जा चुके हैं कि अब ये माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि हिजबुल्लाह किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ किसी तरीके का शायद सीज फायर कर लिया, जिस वजह से अब जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह तो बिल्कुल शांत हो चुका है। अब यहाँ पर 2 और प्रॉक्सीज रह जाते हैं। सबसे पहले जो यमन में है, जिन पर हम आज बात कर रहे हैं, जो कि है हूती विद्रोही, और एक जो हमास है। अब ये जो 3 फ्रंट पर जो ईरान अपना युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि देखिए ईरान खुलकर नहीं लड़ सकता। जो पिछला अटैक ईरान पर भी किया गया था उसमें यही कहा गया था कि ईरान के एयर स्पेस में इजराइल के लड़ाकू विमान घुसते हैं, वहाँ पर अटैक करते हैं, वहाँ पर बमबारी करते हैं। मगर ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई थी जहाँ पर ये कहा जाए कि ईरान की तरफ से कोई बमबारी की गई हो या ईरान की तरफ से कोई फाइटर जेट इजराइल की सीमा में घुस गए हों। तो ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई। तो ऐसे में यहाँ पर हिजबुल्लाह, हमास और हूती अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हूती इसलिए क्योंकि अगर हम मैप पर आपको लेके जाएं तो मैप पर एक बात समझने वाली ये है कि यमन में अपने आप में हूती बहुत ज़्यादा सक्रिय है। अब अगर इस मैप पर हम ध्यान से देखें तो ये जो पूरा रीजन है, ये वाला जो रीजन है पूरा, ये पूरा यमन आता है। इस पूरे यमन में लगभग मान लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में कई जगहों पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। अब ये जो हूती विद्रोहियों के छोटे छोटे कब्जे हैं, इन कब्जों में बात यह है कि यहीं से सारे अटैक्स लॉन्च किए जाते हैं, चाहे वो इजराइल पर हो, चाहे वो यहाँ जो रेड सी है, रेड सी के थ्रू कोई भी ट्रेड किया जा रहा है, उन पर जो छोटे छोटे शिप्स है उस पर अटैक किया जाता है। अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात साफ कही थी कि अगर उनके किसी भी युद्धपोत पर या उनके किसी भी ट्रेड वाले शिप पर अटैक किया जाता है तो उसको सीधा अमेरिका पर हमला माना जाएगा। आखिर अमेरिका इसमें क्यों कूद गया? अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर एक जो छोटा सा देश आपको नजर आ रहा होगा, बाउटी, ये बाउटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भले ही बाउटी बहुत एक छोटा सा देश हो, मगर इस देश के अंदर कई ऐसी सुप्रीम पावर्स, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, ऐसे छोटे छोटे देशों के कई सारे यहाँ बेसेस बने हुए हैं। और ये बेसेस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जब आपको कहीं से ट्रेड करवाना है तो वहाँ पर आपके छोटे बेसेस होने बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी आप रक्षा कर सके। डिजबाउटी या बाउटी कहें तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसे छोटे छोटे बेसेस मौजूद हैं। अब अगर इस पूरे रीजन पे हूती पर अपना अटैक कर लेते हैं, हूती अगर इसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि कोई भी ट्रेड यहाँ पर बिल्कुल रुक जाएगा, सप्लाई चेन रोक दी जाएगी। अब यहाँ पर हम समझेंगे आखिर कि सप्लाई चेन क्या होती है और यहाँ पर अगर वॉर जैसी सिचुएशन बन जाती है तो वहाँ पर क्या फ़ायदा मिलने वाला है। मैप पर आपको साफ नज़र आ रहा होगा, एक ये है बाब अल मंदब स्ट्रेट। अब ये स्ट्रेट अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आगे चलकर भारत से भी जुड़ता है। ये जो स्ट्रेट है, इसी स्ट्रेट को लेकर अब पूरी लड़ाई छिड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यमन है, यहाँ पर बाउटी है और जितने भी शिप्स होंगे उनको ये क्रॉस करना होगा।
अब अगर हूती विद्रोही किसी भी तरीके से इस जगह पर अटैक कर देते हैं और इस पूरे रीजन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं तो वो बहुत बड़े ट्रेड को इफेक्ट कर देंगे। और अगर ये बहुत बड़ा ट्रेड इफेक्ट होता है तो उससे एक चीज़ तो साफ है कि महंगाई बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि भारत की, अगर हम अकेले भारत की बात कर ले तो भारत तकरीबन अपना सबसे ज़्यादा जो तेल खरीदता है वो इराक से खरीदता है। ये रूट उसमें अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूरोप की बात करें, यूरोप के कई ज़्यादा ट्रेड जितने भी उनके गैसेस हों, चाहे वो पेट्रोलियम हो या अलग अलग टाइप की जितनी गैसेस जाती हैं, तकरीबन 10% से 12% तक का जो ट्रेड है वो इसी स्ट्रेट से होकर गुजरता है। इससे पहले भी आपको याद होगा जब पिछला हमला ईरान और इजराइल में होता है तो उस समय पर भी एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जलडमरू मध्य को भी बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर अब बात यही सामने आ रही है कि आखिर इन स्ट्रेट्स को, जितने भी ये जगह होती है, इनको बंद करने की बात क्यों युद्ध में शुरू हो जाती है। अब ये इलाके अपने आप में इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए एक कोई शिप आ रहा है, वो इस शिप से क्रॉस करना चाहता है, इस मायून की घाटी को क्रॉस करना चाहता है और वो आगे जाकर किसी देश में अपना ट्रेड करना चाहता है। अब उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि वो इस ट्रेड को क्रॉस करे। अगर इस रीजन को ही बंद कर दिया जाए किसी तरीके से अटैक करके, तो कोई भी शिप यहाँ आने से कतराएगा। और अगर एक बार कोई भी शिप इस रीजन से आने से कतराता है तो इस पूरे एरिया पे कंट्रोल हो जाएगा हूती विद्रोहियों का। अब हूती विद्रोहियों के यहाँ पे कंट्रोल होते ही ट्रेड प्राइस बढ़ जाएगा, ऑयल प्राइस बढ़ जाएगा, कई ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाएंगी। इसलिए यहाँ पर अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ पर सप्लाई चेन बिल्कुल पूरी तरीके से कट जाएगी। और अगर सप्लाई चेन किसी भी युद्ध की स्थिति में जब भी कटती है, हमेशा नुकसान होता है दोनों देशों को। क्यों? मान लीजिए रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, अब अगर यूक्रेन रूस के अंदर जाता रहे, किसी भी रीजन में पहुंच जाए और उसके एक रीजन पर पहुंचने के बाद अगर रूस किसी भी तरीके से घेराव कर देता है यूक्रेन के सैनिकों का, तो वहां पर सप्लाई चेन कट जाएगी। सप्लाई चेन कटने का मतलब ये होता है कि ना आप किसी तरीके से वहां हथियार पहुंचा पाएंगे, ना आप एम्यूनेशन पहुंचा पाएंगे, ना आप वहां सैनिकों को भेज पाएंगे, क्योंकि जब युद्ध चल रहा है कई सैनिक घायल भी हो रहे हैं, आपको नए सैनिकों की भी जरूरत है। ना आप मतलब आपका बिल्कुल एक चेन कट जाएगी और एक बार आपकी वो चेन कट गई तो वो जो आपके सैनिक वहां मौजूद हो जाते हैं, जो भी आपकी वहां यूटिलिटी होती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो फिर किसी ना किसी तरीके से जो दुश्मन देश है उसके पास चली जाती है। अब यहाँ पर इसीलिए ये बाब अल मंदब का स्ट्रेट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर एक कंडीशन बन जाती है, अगर मान लेते हैं कि हूती विद्रोही अटैक करते हैं और इस रीजन को कवर कर लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा इजराइल के लिए पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, ईरान सीधा अटैक करेगा नहीं, हिजबुल्लाह अटैक कर नहीं सकता, हमास के साथ पहले ही इजराइल लड़ रहा है। तो ऐसे में यमन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यमन चाहे तो यहाँ से सीधा एक लॉन्च कर सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है, ड्रोन्स लॉन्च कर सकता है और डायरेक्ट इजराइल पर हमला कर सकता है। और अगर इजराइल पर डायरेक्ट हमला होता है तो क्योंकि इजराइल पहले ही कई फ्रंट फुट पर लड़ाइयाँ लड़ रहा है, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर इस तरीके का अटैक दोबारा कर दिया जाए। ये जो छोटी छोटी पोजिशन आप देख रहे हैं, चाहे ये वाला रीजन हो चाहे ये रीजन हो, ये मैक्सिमम रीजन जो है ये हूती विद्रोहियों ने ही घेरा हुआ है। अब हूती विद्रोही करते क्या है असल में, इनका क्योंकि जो फंडिंग आती है, ये फंडिंग आ रही है ईरान के थ्रू। अब अगर ईरान इनको लगातार फंड करता रहता है, ईरान अगर लगातार इनको पैसे ही देता रहेगा, तो इनके लिए लड़ाई झगड़ा जारी रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनका कुछ आपस में इनका खुद का नुकसान कुछ नहीं हो रहा है इसमें। क्यों? क्योंकि इजराइल जितने भी अटैक्स करता है, भले ही यमन में कह दिया जाए, मगर इनका जो मेन लूट का जो सामान आता है वो इस ट्रेड रूट के थ्रू आता है। तो ट्रेड रूट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि क्या हूती विद्रोही इस तरीके का अटैक लॉन्च करते हैं, क्या नेतन्याहू इस पर क्या एक्शन लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की इसमें क्या एंट्री रहने वाली, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार हर मुद्दे पर हम देख रहे हैं किसी न किसी तरीके से एंट्री ले ही ले रहे हैं। तो इस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।